दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था CSIR अरोमा मिशन किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गेंदा की खेती, ऑप्शन बी लेवेंडर की खेती, ऑप्शन सी गुलाब की खेती या फिर ऑप्शन डी चमेली की खेती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी लेवेंडर की खेती। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब इस प्रश्न से रिलेटेड आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन यानी CSIR IIIM जम्मू ने जम्मू क्षेत्र के भद्रवाह में 2 दिवसीय लेवेंडर उत्सव का आयोजन किया। CSIR IIIM भद्रवाह और जम्मू कश्मीर के अन्य हिस्सों में CSIR अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए विकल्प बी सही है। आपको बता दें कि CSIR अरोमा मिशन CSIR की एक प्रमुख परियोजना है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के समशीतोष्ण क्षेत्रों में लेवेंडर की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि करना और कृषि आधारित स्टार्टअप विकसित करना है। इस मिशन के तहत जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों के किसानों को 30 लाख से अधिक लेवेंडर पौधे मुफ्त प्रदान किए हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी लेवेंडर की खेती। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत का क्या नाम है। आपके ऑप्शन है जलेश, MV महाबाहु, लग्जरी वृंदा या फिर MV एम्प्रेस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी MV एम्प्रेस। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया, इसलिए विकल्प डी सही है। MV एम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है, जिसे चेन्नई से श्रीलंका तक चलाया जाना है। यह क्रूज सेवा 2022 में चेन्नई पोर्ट और मैसर्स वाटरवेज लीटर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के बीच पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन का परिणाम है। चेन्नई पोर्ट पर विकसित आधुनिक क्रूज टर्मिनल 2880 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें एक समय में 3000 यात्रियों की मेजबानी करने की क्षमता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी यानी MV एम्प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है सिख उग्रवाद, जम्मू कश्मीर उग्रवाद, नागालैंड आंदोलन या फिर साम्यवादी विद्रोह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सिख उग्रवाद। हाल ही में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी मनाई गई। गौरतलब है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में शुरू हुआ एक भारतीय सशस्त्र बल अभियान था। यह अभियान दमदमी टकसाल के नेता जरनैल सिंह भंडारवाले और उनके अनुयायियों को सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर की इमारतों से हटाने के लिए शुरू हुआ था। यह ऑपरेशन 1 से 8 जून 1984 तक चला था। इस अभियान में कई लोगों की जान गई और स्वर्ण मंदिर परिसर भी क्षतिग्रस्त हो गया था। बताते चलें कि जरनैल सिंह भंडारवाले को सिख उग्रवादी और उनके कृत्यों को खालिस्तान आंदोलन का हिस्सा माना जाता था, इसलिए विकल्प ए सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सिख उग्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवच सिस्टम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह अत्याधुनिक तकनीकी रूप से कुशल स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। कथन 2 है, इसे लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक कथन ही सही है। हाल ही में ओडिशा में हुई ट्रेन दुर्घटना के बाद कवच प्रणाली लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। आपको बता दें कि कवच अत्याधुनिक तकनीकी रूप से कुशल स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, इसलिए कथन एक सही है। इसे भारतीय उद्योग के सहयोग से अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन यानी RDSO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। ये सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 मानकों के साथ एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। इसका मुख्य कार्य ट्रेनों को रेड सिग्नल को पार करने और टकराव से बचने के लिए सुरक्षा प्रदान करना है। यदि चालक गति प्रतिबंधों के अनुसार ट्रेन को नियंत्रित करने में विफल रहता है तो ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम को स्वचालित रूप से सक्रिय कर देता है। इसके अलावा ये कार्यात्मक कवच प्रणालियों से लैस 2 लोकोमोटिव के बीच टकराव को रोकता है। इस प्रकार विकल्प सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रचारों में रहा अंतर्दृष्टि पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शन है नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक,
सहकारिता मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अंतर्दृष्टि नाम से एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया है, इसलिए विकल्प बी सही है। ये डैशबोर्ड प्रासंगिक मापदंडों को कैप्चर करके वित्तीय समावेशन की प्रगति का आकलन और निगरानी करने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। ये सुविधा देश भर में व्यापक स्तर पर वित्तीय बहिष्करण की सीमा को मापने में भी सक्षम होगी। ये बहुहितधारक दृष्टिकोण के माध्यम से अधिक वित्तीय समावेशन की सुविधा प्रदान करेगा। बताते चलें कि यह डैशबोर्ड वर्तमान में रिजर्व बैंक में आंतरिक उपयोग के लिए कार्यरत है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, एपोप्टोसिस शब्द के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह आनुवांशिक रूप से कोशिका मृत्यु का एक विनियमित रूप है। कथन 2 है, इसकी भूमिका केवल उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में ही होती है। और कथन 3 है, यह उन कोशिकाओं को भी हटा देता है जो सामान्य है लेकिन उनकी अब आवश्यकता नहीं है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है या फिर हैं, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। चलिए स्मेशिसाई की बात को समझते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्रोग्राम्ड सेल डेथ के शुरुआती चरणों के एक विशेष आणविक तंत्र का वर्णन किया है, जिसे अक्सर एपोप्टोसिस के रूप में जाना जाता है। एपोप्टोसिस एक जैविक प्रक्रिया है जो पौधों और जानवरों सहित सभी बहुकोशीय जीवों में होती है। यह आनुवांशिक रूप से कोशिका मृत्यु का एक विनियमित रूप है, इसलिए कथन 1 सही है। ये जीवों की उन कोशिकाओं को हटा देती है जिन्हें अब जीव का हिस्सा नहीं होना चाहिए या जिनकी अब आवश्यकता नहीं है, जैसे कि एंटीबॉडी की आवश्यकता समाप्त होने के बाद एंटीबॉडी का उत्पादन करने वाली कोशिकाएं, इसलिए कथन 3 सही है। इसकी भूमिका भ्रूण जनन, उम्र बढ़ने और कई बीमारियों सहित जैविक प्रक्रियाओं में देखी जाती है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। वयस्कों में एपोप्टोसिस का उपयोग उन कोशिकाओं से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है जो क्षतिग्रस्त हैं और जीव के लिए खतरा बन सकती हैं। ऐसी कोशिकाओं में कैंसर कोशिकाएं या अन्य कोशिकाएं शामिल हो सकती हैं जो बैक्टीरिया या वायरस से संक्रमित है। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही हैं, इसलिए विकल्प बी सही होगा, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ बायोस्फीयर रिजर्व दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्थान बताए गए हैं। पहला है मन्नार की खाड़ी, उसके सामने लिखा है तमिलनाडु। दूसरा है नोकरेक, इसके सामने लिखा हुआ है त्रिपुरा। और तीसरा है अचानकमार अमरकंटक, इसके सामने मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 युग्म सुमेलित हैं। हाल ही में मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के निदेशक जगदीश बाकन ने यूनेस्को से बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 जीता है। आपको बता दें कि मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु के थुट्टुकुडी और रामनाथपुरम जिलों में फैला हुआ है, इसलिए युग्म 1 सुमेलित है। ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। वहीं प्रश्न में दिए गए अन्य रिजर्वों की बात करें तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय की गारो हिल्स का हिस्सा है, इसलिए युग्म 2 सुमेलित नहीं है। जबकि अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश के अनूपपुर और डिंडोरी के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के कुछ हिस्सों को कवर करता है, इसलिए युग्म 3 सुमेलित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, यानी केवल 2 युग्म ही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा अभ्यास 1 था, किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास, भारत मॉरिशस नौसेना अभ्यास, भारत इंडोनेशिया नौसेना अभ्यास या फिर भारत मालदीव नौसेना अभ्यास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, भारत मालदीव नौसेना अभ्यास। हाल ही में मालदीव में एकता अभ्यास का शुभारंभ हुआ। वर्ष 2023 में इस अभ्यास का 6ठा संस्करण आयोजित हो रहा है, जिसमें दोनों देशों की नौसेनाएं भाग ले रही हैं। साथ ही इसमें मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल यानी MNDF के साथ भारतीय नौसेना के गोताखोर और समुद्री कमांडो भाग ले रहे हैं। आपको बता दें कि एकता भारत और मालदीव के बीच एक वार्षिक अभ्यास है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह डाइविंग और स्पेशल ऑपरेशंस में इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए दोनों देशों की सेनाओं द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, भारत मालदीव नौसेना अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोरो वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसमें उल्टी और दस्त होते हैं। कथन 2 है, ये संक्रामक नहीं है। और कथन 3 है, इसे स्टमक बग भी कहते हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
हाल ही में सेलिब्रिटी समिट क्रूज जहाज पर नोरोवायरस से लगभग 200 लोग बीमार हो गए। आपको बता दें कि नोरोवायरस एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है जो दूसरों में तेजी से फैल सकता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। दूषित भोजन और पानी से इसके फैलने की संभावना अधिक होती है। इसके लक्षणों में पेट में ऐंठन, उल्टी, दस्त, निम्न श्रेणी का बुखार और मांसपेशियों में दर्द आदि शामिल है, इसलिए कथन 1 सही है। वे किसी ऐसे व्यक्ति के निकट संपर्क में रहने, दूषित सतहों को छूने या दूषित भोजन और पानी का सेवन करने से हो सकता है। इसे कभी कभी स्टोमक फ्लू या स्टमक बग कहा जाता है, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, इसलिए विकल्प बी सही हो जाता है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह ऐसी दवा होती है जो 2 या 2 से अधिक दवाओं के संयोजन से तैयार होती हैं। कथन 2 है, इन्हें कॉकटेल दवाएं भी कहा जाता है। और कथन 3 है, इनमें मौजूद विभिन्न घटक किसी चिकित्सा स्थिति के विभिन्न पहलुओं को लक्षित कर सकते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी 3 कथन सही हैं। चलिए इस प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य जोखिम का हवाला देते हुए 14 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन यानी एफडीसी दवाओं को प्रतिबंधित कर दिया है। आपको बता दें कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन यानी एफडीसी दवा ऐसी दवा होती है जो 2 या 2 से अधिक दवाओं के संयोजन से तैयार होती है, इसलिए कथन 1 सही है। इन्हें कॉकटेल दवाएं भी कहा जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। इन दवाओं का प्रचलन इसलिए अधिक है क्योंकि एक ही दवा में मौजूद विभिन्न घटक किसी चिकित्सा स्थिति के विभिन्न पहलुओं को लक्षित कर सकते हैं, इसलिए कथन 3 सही है। ऐसी दवा और इनसे संबंधित खुराकों को सावधानी पूर्वक तैयार करने से दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती हैं। इस प्रकार तीनों कथन सही हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी तीनों कथन सही हैं। चलिए अब वक्त हो चला आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह हर साल 6 जून को मनाया जाता है। और कथन 2 है, इस वर्ष की थीम खाद्य मानक जीवन बचाते हैं रही। उपरोक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।